अगर वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस मौजूद न हो तो पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर होगा वो लगभग -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उल्का पिंड जब पृथ्वी की ओर आते हैं वो इसी परत में घर्षण के कारण जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो अर्थ के चारों ओर जो भी एटमॉस्फेयर मौजूद है वो मुख्य रूप से 5 परतों में बटा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, हमारी जीएस के सिलेक्शन सीरीज चल रही है एंड इस सीरीज में कई सारे टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। सिस्टमेटिक आपको सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। इस सीरीज में आज के वीडियो की बात करें तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक भी माना जाता है। सिंपल टॉपिक है, अगर आपने सही तरीके से अगर इन्फॉर्मेशन कवर करी होगी इस टॉपिक की तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आज का सेशन होने वाला है वायुमंडल की संरचना और परतें, एटमॉस्फेयर लेयर के बारे में डिटेल में आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। इस टॉपिक से अलग अलग एग्जामों में पिछले 3-4 सालों में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले हम थ्योरी कवर करेंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा आप इस वीडियो का डिटेल PDF लेना चाहते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन अवेलेबल है मेरे 100 आवर जीएस के कोर्स में। जिन भी बच्चों ने कोर्स को एनरोल कर रखा है आपको कोर्स के अंदर ही ऑप्शन मिल जाएगा। सीरियसली, अगर आप इस सीरीज के जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं, अगर ये क्वेश्चंस अच्छे से करके जाओगे एग्जाम में, जीएस में 60 to 70% क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक 100 आवर जीएस का कोर्स नहीं लिया मेरा तो आप ले सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। तो चलिए सेशन को अब शुरू करते हैं। एटमॉस्फेयर लेयर की बात कर रहे हैं तो एटमॉस्फेयर वाला जो टॉपिक है ना, लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस एग्जाम ले लो, रेलवे एग्जाम ले लो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ले लो, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है तो वायुमंडल की जो कंपोजिशन है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्वेश्चन बनता है, वायुमंडल की लेयर से क्वेश्चन बनता है, ओजोन लेयर से, जेट स्ट्रीम से एंड वाटर साइकिल, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर से, यानी वायुमंडल जो है, एटमॉस्फेयर जो है वो किन किन गैसों से मिलकर बना हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, पूछ लेते हैं कि एटमॉस्फेयर में ऑर्गेन का परसेंटेज कितना है, नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है। ऐसे क्वेश्चन जनरली बन जाते हैं। अगर आप थोड़े अवेयर हो तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इजीली बन जाएंगे। देखिए, एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं तो एटमॉस्फेयर मुख्य रूप से 3 चीज़ों से मिलकर बना है, गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर। इनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है गैसेस, क्योंकि वायुमंडल का, एटमॉस्फेयर का अधिकांश हिस्सा इन्हीं से बना हुआ होता है। अगर हम एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसों का परसेंटेज देखें तो सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है जो लगभग 78% है। इसके बाद आती है ऑक्सीजन जिसकी मात्रा है लगभग 21%। इसके अलावा थोड़ी मात्रा में कुछ अन्य गैसेस भी होती है, जैसे कि ऑर्गन लगभग 0.94% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.04% होती है। अब इन गैसों की भूमिका को भी समझना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करें तो एक गैस पौधों की ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए भी आवश्यक होती है। ऑक्सीजन की बात करें तो जितने भी जीव है उनके लिए सबसे ज़रूरी गैस है। जीव जंतु, मनुष्य, इनके रेस्पिरेशन यानी श्वसन प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन का उपयोग होता है। अब बात करते हैं ऑर्गन की। ऑर्गन एक इनर्ट गैस है, यानी यह सामान्य परिस्थितियों में भी किसी रासायनिक प्रक्रिया में आसानी से भाग नहीं लेती है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, हालांकि इसकी मात्रा वायुमंडल में बहुत ही कम है, लेकिन ये पौधों में होने वाली फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। तो ये कंपोजिशन आप थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। आगे बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है तो ये वो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है जिसमें एटमॉस्फेयर की कुछ गैसें पृथ्वी की सतह से निकलने वाली हीट को अपने अंदर रोक लेती है। इन गैसों को ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है और इनका काम होता है अर्थ के टेम्परेचर को ऐसा बनाए रखना कि यहाँ पर जीवन संभव हो सके। अगर इन गैसों की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, वाटर वेपर और ओजोन। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अगर वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस मौजूद ना हो तो पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर होगा वो लगभग -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसलिए ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो पृथ्वी पर जीवन जो है लगभग असंभव हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी के लिए बहुत ही ज़रूरी भी है। लेकिन जब इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब वह ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या पैदा कर देता है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर के कुछ और कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं। गैसों के अलावा एटमॉस्फेयर में 2 और महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स होते हैं, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स। सबसे पहले बात करते हैं वाटर वेपर की। वाटर वेपर यानी जलवाष्प, मतलब एटमॉस्फेयर में मौजूद पानी का गैसीय रूप। ये वाटर साइकिल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है क्योंकि बादल बनना,
बारिश होना, नमी का संतुलन, ये सभी प्रक्रियाएं वाटर वेपर से ही जुड़ी हुई होती है। इसके साथ ही पौधों से भी वायुमंडल में जल वाष्प निकलती है। पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्प के रूप में निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ये भी क्लियर रखना। अब बात करते हैं डस्ट पार्टिकल की। तो एटमॉस्फेयर में मौजूद डस्ट पार्टिकल भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले तो ये जो भी सूर्य का प्रकाश आता है उसको स्कैटर करते हैं, यानी प्रकीर्णित करते हैं। इसी स्कैटरिंग के कारण हमें सनराइज और सनसेट के समय आसमान जो होता है वो लाल रंग का दिखाई देता है। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल क्लाउड फॉर्मेशन में भी मदद करते हैं। बादल बनने के लिए जलवाष्प को संघनित होने के लिए छोटे छोटे कणों की आवश्यकता होती है। यही काम डस्ट पार्टिकल करते हैं। अब बात करते हैं इस टॉपिक के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, जो कि है एटमॉस्फेरिक लेयर्स, वायुमंडल की परतें। तो अर्थ के चारों ओर जो भी एटमॉस्फेयर मौजूद है वो मुख्य रूप से 5 परतों में बटा हुआ है। कितने? 5 परतों में। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। अब इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की। सबसे पहली और सबसे निचली परत है ये। ट्रोपोस्फेयर की ऊंचाई लगभग 8 से 18 किलोमीटर तक होती है। यहाँ पर ये क्लियर रखिएगा कि जो पोल्स हैं उसके पास इसकी ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर होती है, जबकि जो इक्वेटर है वहाँ पर इसकी ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर तक पहुँच जाती है। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। पृथ्वी के जीवन से सबसे अधिक जुड़ी हुई परत भी यही है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में सीधे पूछा जाता है, सभी वेदर फिनोमिना, जितने भी बारिश होना, तूफान होना, बादल, इसी परत में होते हैं। ओके। इसके अलावा वायुमंडल का लगभग 75% द्रव्यमान मतलब भार इसी परत में पाया जाता है। इस परत की ऊपरी सीमा को क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉज कहते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रूल याद रखिएगा, ट्रोपोस्फेयर में ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर घटता जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एटमॉस्फेयर की दूसरी लेयर, जो कि है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर लगभग 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक ऊंचाई पर फैली हुई है। इस लेयर की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका फीचर ये है कि यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें, रेस को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर जीवन को हानिकारक विकिरण से बचाती है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि स्ट्रेटोस्फेयर काफ़ी स्टेबल परत होती है, इसलिए यहाँ पर मौसम से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती है वो बहुत ही कम होती है। इसी कारण से एयरक्राफ्ट, फ्लाइट्स, इनके लिए ये परत उपयुक्त मानी जाती है। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण टेम्परेचर ट्रेंड याद रखिएगा। स्ट्रेटोस्फेयर में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ता है, यानी यहाँ पर हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर ओजोन लेयर जो है वो सन से आने वाली जितनी भी ऊर्जा है उसको अवशोषित करती है। यही कारण है कि हाइट पर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है यहाँ पर। अब आते हैं तीसरी लेयर पर, जो कि है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर लगभग 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैली हुई है। ये एटमॉस्फेयर की सबसे ठंडी परत मानी जाती है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी ध्यान रखिएगा कि अधिकांश उल्कापिंड, मिटियोर्स जब पृथ्वी की ओर आते हैं वो इसी परत में घर्षण के कारण जलकर नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए मेसोस्फेयर पृथ्वी को उल्कापिंडों से बचाने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब अगर टेम्परेचर ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर फिर से पैटर्न बदल जाता है। मेसोस्फेयर में ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर कम होने लगता है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ लेयर पे चलते हैं, जो कि है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर लगभग 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस लेयर की एक खास विशेषता ये है कि यहाँ पर आयनोस्फेयर पाया जाता है। आयनोस्फेयर वो क्षेत्र होता है जहाँ पर बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन मौजूद होते हैं। इन्हीं आयनों के कारण रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इसी कारण से लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन संभव हो पाता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आयनोस्फेयर कोई अलग परत नहीं है, बल्कि ये एक रीजन है जो मुख्य रूप से मेसोस्फेयर के ऊपरी भाग और थर्मोस्फेयर के हिस्से को कवर करता है। एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर पाई जाती है, तो ये क्लियर रखिएगा। अगर यहाँ पर टेम्परेचर ट्रेंड की बात करें तो इस लेयर में तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। अब नेक्स्ट वायुमंडल की सबसे भारी परत आती है, जो कि है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर वायुमंडल की अंतिम और सबसे भारी परत है। इस लेयर में वायुमंडल एटमॉस्फेयर धीरे धीरे अंतरिक्ष में मिल जाता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इसी क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा करते रहते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से बहुत ही हल्की गैसें पाई जाती है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, ये सभी। तो ये पांचों लेयर को हमने डिस्कस करा। एग्जाम में सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हुए इनका क्रम पूछा जाता है। तो ट्रोपोस्फेयर पहले आती है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो ये क्रम जरूर दिमाग में रखिएगा। टेम्परेचर वेरिएशन भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, इसको भी जल्दी से एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर घटता है। स्ट्रेटोस्फेयर में हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ता है। मेसोस्फेयर में हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर कम होता है एंड थर्मोस्फेयर में हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ओजोन लेयर और ओजोन डिप्लीशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले ओजोन लेयर की बात करें, क्या होती है ये ओजोन लेयर? एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पृथ्वी को सूर्य से हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उससे बचाना इसका काम होता है। अगर ये परत ना हो तो सूर्य से जो खतरनाक किरणें आ रही है सीधे पृथ्वी तक पहुंचेगी, जिससे त्वचा रोग, कैंसर और जो पर्यावरणीय समस्या है ये बढ़ सकती है। अब सवाल आता है कि ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, यानी ओजोन परत का संरक्षण क्यों होता है? तो इसके पीछे एक मुख्य कारण ये है कि कुछ मानव निर्मित रसायन होते हैं, जैसे कि CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलोन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ये गैसें वायुमंडल में जाकर ओजोन अणुओं को तोड़ देती है, एटम्स को तोड़ देती है, जिससे ओजोन परत पतली होने लगती है। इसी समस्या को कंट्रोल करने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता भी किया गया था, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में लागू किया गया था। इसका मेन पर्पस क्या है? ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स के उत्पादन, उनके उपयोग को कंट्रोल करना। अब आगे बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम्स वायुमंडल की ऊपरी परतों में बहने वाली बहुत तेज गति की संकीर्ण वायु धाराएं होती है। ये मुख्य रूप से ट्रोपोस्फेयर की ऊपरी सीमा जो होती है यानी ट्रोपोपॉज, उसके आसपास पाई जाती है। इनकी गति बहुत ही ज़्यादा होती है, लगभग 100 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा। जेट स्ट्रीम का मौसम पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये वेदर सिस्टम को प्रभावित करती है और भारत में मानसून के विकास में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अब बात करते हैं वाटर साइकिल की, जल चक्र की। तो वाटर साइकिल पृथ्वी पर पानी के निरंतर संचलन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका सही क्रम एग्जाम में पूछा जाता है, तो क्रम क्लियर रखिएगा। सबसे पहले होता है इवेपोरेशन, फिर कंडेंसेशन और फिर होता है प्रिसिपिटेशन। सबसे पहले होता है इवेपोरेशन यानी जल का गर्मी के कारण वाष्प में बदल जाना। इसके बाद होता है कंडेंसेशन, जिसमें जल वाष्प जो होती है वाटर वेपर ठंडी होकर बादलों का फॉर्मेशन करती है, बादलों का निर्माण करती है। और एंड में होता है प्रिसिपिटेशन यानी वर्षा, हिमपात, ओलावृष्टि जो होती है, इनके रूप में पानी का पृथ्वी पर वापस आना। तो ये क्लियर हुआ आपको? यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। 2-3 कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो भी आप क्लियर रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। एरोलॉजी वो विज्ञान है जो वायुमंडल की ऊपरी परतों का अध्ययन करता है। एग्जाम में सीधे पूछा जाता है कि वायुमंडल की ऊपरी परतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एरोलॉजी कहा जाता है। जबकि मौसम विज्ञान यानी मेट्रोलॉजी वायुमंडल की निचली परतों और वेदर कंडीशन का अध्ययन कहलाता है। तो इन दोनों को लेकर बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है, इसको यहाँ पर हमको ध्यान रखना है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब बारी है टेस्ट की, कि इस टॉपिक से पिछले 3-4 सालों के अंदर अलग अलग एग्जामों में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए उन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सारे क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व करते हैं। अगर आपने लेक्चर को ध्यान से देखा होगा, समझा होगा, सारे क्वेश्चन इजीली आपसे बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल मुख्यतः किन घटकों से मिलकर बना हुआ है? तो एटमॉस्फेयर मेनली कंसिस्ट करता है गैसेस, डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर, इन सब से मिलकर बना हुआ होता है। ये तीनों मिलकर मौसम, बादल और वर्षा जैसी जो प्रक्रिया होती है उनको संभव बनाते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 78% होती है नाइट्रोजन की मात्रा। ये पौधों की वृद्धि और प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। वायुमंडल में ऑर्गन गैस की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 0.94%। ये एक इनर्ट गैस है और वायुमंडल में ध्यान रखिएगा इसकी मात्रा है 0.94%। सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती है ये। यदि ग्रीन हाउस गैसें न हो तो पृथ्वी का औसत टेम्परेचर, तापमान लगभग कितना हो जाएगा? तो ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी की सतह से निकलने वाली हीट को ट्रैप करती है। इसके बिना पृथ्वी का औसत टेम्परेचर लगभग -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जो कि जीवन को कठिन बना देगा। -18 डिग्री सेल्सियस। पौधों की पत्तियों से जलवाष्प मतलब वाटर वेपर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। वाटर साइकिल का महत्वपूर्ण हिस्सा है ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, धूल कण, डस्ट पार्टिकल सूर्य की किरणों को क्या करते हैं? तो क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश को स्कैटर करते हैं, प्रकीर्णित करते हैं डस्ट पार्टिकल। इसी कारण से सनराइज और सनसेट के समय हमको आकाश जो होता है वो लाल दिखाई देता है। ट्रोपोस्फेयर की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? ट्रोपोस्फेयर की ऊंचाई होती है 8 से 18 किलोमीटर। सभी मौसम संबंधी घटनाएं जितनी होती है वो इसी परत में हमको देखने को मिलती है। ट्रोपोस्फेयर की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ट्रोपोपॉज। इसके ऊपर फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटोस्फेयर की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो स्ट्रेटोस्फेयर लगभग 18 से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ होता है। इसी परत में ओजोन लेयर पाई जाती है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा कम होने पर इनमें से कौन सा प्रभाव सबसे अधिक संभावित होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक होता है। इसकी मात्रा कम होने पर पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया प्रभावित होगी, मतलब फोटोसिंथेसिस में कमी होगी। वाटर साइकिल में निम्नलिखित प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले होता है इवोपरेशन, फिर कंडेंसेशन, फिर होता है प्रिसिपिटेशन। पहले पानी वाष्प बनता है, फिर बादल बनते हैं और फिर अंत में वर्षा होती है। नेक्स्ट आता है, इनमें से कौन सा कथन ट्रोपोस्फेयर के संबंध में सही है?
इसमें ओजोन परत पाई जाती है, ये गलत है। इसमें मौसम संबंधी घटना होती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। सभी वेदर फिनोमिना इसी लेयर में हमको देखने को मिलता है, बारिश, बादल, तूफान सभी। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। तो ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली हानिकारक यूवी किरणों को अवशोषित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय स्तर लगभग 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो मेसोस्फेयर पाया जाता है। अधिकांश मिटियोर्स जो होते हैं इसी परत में जलकर नष्ट हो जाते हैं, उल्कापिंड। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय स्तर पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ठंडी परत माना जाता है। तो मेसोस्फेयर वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मानी जाती है, यहाँ पर तापमान बहुत ही कम हो जाता है। अगला आता है कौन सा कथन आयनोस्फेयर के संबंध में सही है। तो आयनोस्फेयर में बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन पाए जाते हैं। यही आयन रेडियो तरंगों को परावर्तित करते हैं। तो इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है रेडियो कम्युनिकेशन के लिए आयनोस्फेयर महत्वपूर्ण क्यों है। अभी हमने डिस्कस किया, आयनोस्फेयर में मौजूद आयन रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन संभव हो पाता है। ये रेडियो तरंगों को परावर्तित करते हैं, बिल्कुल करेक्ट होगा। एक्सोस्फेयर के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो एक्सोस्फेयर वायुमंडल की सबसे भारी परत है और इसी क्षेत्र में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पर कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट है कौन सी गैस एक्सोस्फेयर में प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारी गैसेस यहाँ पर पाई जाती हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर करेक्ट होगा। कौन सी वायुमंडलीय परत एटमॉस्फेयर लेयर 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। तो वो है आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर क्षेत्र जो है 80 से 640 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह क्षेत्र रेडियो संचार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा वायुमंडल की ऊपरी परतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। तो वो है एरोलॉजी। एरोलॉजी वह विज्ञान की शाखा है जो वायुमंडल की ऊपरी परतों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट, कौन सा विज्ञान वायुमंडल की निचली परतों और मौसम के अध्ययन से संबंधित है। तो वो है मेट्रोलॉजी। मौसम विज्ञान वायुमंडल की निचली परतों और मौसम संबंधी घटनाओं का अध्ययन करता है। इसमें वर्षा, तापमान, हवा का अध्ययन किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कौन सा क्रम वायुमंडल परतों का सही क्रम है। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर वायुमंडलीय परतों का क्रम आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर दीजिएगा। यहाँ पर सेशन हमारा कंप्लीट होता है दोस्तों। आई होप आपने क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, टू द पॉइंट। अगर आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ी होगी, ऐसे इन्फॉर्मेशन को कवर किया होगा जहाँ से क्वेश्चन बन रहे होंगे, तो एग्जाम में इस टॉपिक से कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और मैंने आपको वही बताया है, अच्छे से लेक्चर देख के जाइएगा। ये टॉपिक ऐसा होता है जहाँ से आपको स्कोर करना ही होगा। अगर आप इन टॉपिक से भी क्वेश्चन गलत कर दोगे तो सिलेक्शन हमसे काफ़ी दूर हो जाता है। दोस्तों, आप इस वीडियो का डिटेल PDF डाउनलोड कर सकते हैं, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने और भी क्वेश्चंस दिए आपको टेस्ट वाले सेक्शन में। ऑप्शन मैंने मेरे 100 आवर GS के कोर्स में दे रखा है, वहाँ पर अवेलेबल है। जिन भी बच्चों ने कोर्स एनरोल कर रखा है, आपको वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपने कोर्स अभी तक नहीं लिया है, बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर अवेलेबल है। 100 घंटे का ऐसा कोर्स जो एग्जाम से पहले 100% आपको फायदा देने वाला है। तो एनरोल नहीं कराएं, बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर अवेलेबल है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे सेशन को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।